अस्सलामुअलैकुम गाइस, यू आर वाचिंग ज्यूरी स्टाइल्स। आज हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड देखेंगे, जो कि सेक्शन 80 से 90 तक डील आउट होता है। सबसे पहले सेक्शन 80 हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन जो है ज़मीन के बकाया जात पे करने में फ़ेल हो जाता है तो फिर किस तरह से उससे वो एरियर रिकवर किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई लैंड ओनर जो है वो एरियर ऑफ लैंड पे ना कर पाए तो हम उसको डिफ़ाल्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 81 के थ्रू उसको नोटिस दिया जाएगा कि काइंडली आप एरियर ऑफ लैंड पे करें। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, अगर वो मोड काम नहीं करता तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। अगर ये दोनों तरीके भी वेस्ट जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी जो कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल उसको सीज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर उसको सेल आउट किया जाएगा, या उसके जो क्रॉप्स वगैरह हैं जो कि अभी अनकट हैं तो उनको भी काट के सेल आउट किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये तरीका भी काम ना करे तो फिर क्या होता है कि सेक्शन 84 के थ्रू उसकी जो ज़मीन है, ठीक है, होल्डिंग यहाँ पे बेसिकली ज़मीन की बात हो रही है, तो वो जो ज़मीन है वो किसी और पर्सन को जो कि उसके देह में करीबी हो, कोई और लैंड ओनर हो, तो उसको ज़मीन दी जाती है होल्ड करने के लिए कि आप इसकी एरियर ऑफ लैंड पे करें। वो फिर फर्दर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ किस तरह होता है। अगर ये तरीका भी काम ना करे तो 85 जो है सेक्शन उसको अप्लाई किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि अब ये जो ज़मीन है इस बंदे की डिफ़ॉल्टर की वो कलेक्टर या उसका एजेंट जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, वो ले लेगा अपने कब्ज़े में एरियर ऑफ लैंड रिकवर करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें भी काम ना करें तो फिर एनलमेंट होती है। ठीक है, वो अंडर सेक्शन 86 के थ्रू होती है। अगर ये तरीका भी मतलब ज़ाया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उसके जो होल्डिंग है, ठीक है, मीन्स उसकी जो ज़मीन है उसी को सेल आउट किया जाएगा, उसी को सेल आउट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका भी मतलब इनसफिशेंट है या कुछ, तो फिर आखिरी प्रोसेस ये है कि उसकी कोई और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्टर की वो प्रोसीड की जाएगी, मीन्स एरियर ऑफ लैंड पे करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 81 क्या कहता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है एक नोटिस इशू करेगा और उसको देगा डिफ़ॉल्टर को कि आप जो है एरियर ऑफ लैंड पे करें। ठीक है, तो फिर सेक्शन 82 जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बता रहा है। बेसिकली उस नोटिस को जो सेक्शन 81 के अंदर दिया उसको 15 दिन अगर हो जाते हैं और वो जो डिफ़ॉल्टर है वो एरियर ऑफ लैंड पे नहीं कर पाता या उसका कुछ पार्ट पे करता है और कुछ रिमेन अनपेड रहता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, एक और नोटिस देगा उसको डिफ़ॉल्टर को कि काइंडली आप जो है अपने एरियर ऑफ लैंड पे करें। फिर अगर उस मतलब जो दूसरा नोटिस है उसको अगर 30 दिन गुजर जाते हैं और वो जो डिफ़ॉल्टर है वो मतलब पे नहीं कर पाता एरियर ऑफ लैंड, तो यहाँ पे अब जो है रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, एक वारंट इशू करता है और एक ऑफिसर को डायरेक्ट करता है कि इस बंदे को आप अरेस्ट करके मेरे सामने हाजिर करें। ठीक है, फिर उसके बाद अब इस बंदे को अरेस्ट करके, ठीक है, अरेस्ट किया जाए। सबसे पहले ये सब सेक्शन 2 बता रहा है कि जो हम नोटिस देंगे वो जो हम सेक्शन 24 में पढ़ के आए थे उसी तरह उस मैनर में देंगे। ठीक है, 1 2 3 में मीन्स या उस पर्सन के किसी फैमिली मेम्बर को या उस पर्सन को खुद या फिर उस पर्सन के घर पे चिपकाया जाएगा या फिर उसको पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा वो नोटिस जो कि सेक्शन 81 में दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है डिफ़ॉल्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा। तो फिर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करेगा, अपना जो ये काम है या इसने जो एक्शन किया है वो उसके बारे में कलेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, या उसको अपने अंडर जो है वो फ़िलहाल के लिए रिस्ट्रेन करेगा। ठीक है, लेकिन वो कितने दिन तक कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर, मीन्स कलेक्टर से नीचे ग्रेड वाला तो असिस्टेंट कमिश्नर ही होता है या असिस्टेंट कलेक्टर, तो फिर वो कितने दिन तक कर सकता है, 10 डेज़ के लिए। ठीक है, और
अब फिर भी अगर एरियर ऑफ लैंड जो है वो अनपेड रहते हैं तो फिर वो क्या करेगा, कलेक्टर के सामने उसको पेश करेगा। अच्छा, अब सब सेक्शन 4 जो है वो बता रहा है कि अगर वो जो डिफ़ॉल्टर है उसको असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने पास रिस्ट्रेन करके रखा है, तो अगर वो सेकेंड ग्रेड का है तो विदिन 24 डेज़, ठीक है, विदिन 24 डेज़ उसको अपने इस एक्शन की रिपोर्ट कलेक्टर को करनी है। मीन्स उसको फर्दर प्रोसेस कलेक्टर के सामने ही जाके पेश करना है। मीन्स अगर उसने किसी डिफ़ॉल्टर को अपने कस्टडी में रखा है तो 24 आवर्स में अगर वो पे कर देता है अपने एरियर्स तो फिर छोड़ देगा। अगर 24 आवर्स गुजर जाते हैं और वो पे नहीं कर पाता तो वो सेकेंड ग्रेड का जो एसी है वो क्या करेगा, कलेक्टर को उसके मतलब कलेक्टर के सामने उस डिफ़ॉल्टर को पेश करेगा। अब जब डिफ़ॉल्टर को कलेक्टर के सामने लिया माना पेश किया जाएगा तो कलेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा जो सिविल मतलब जेल है डिस्ट्रिक्ट की, उसके इंचार्ज को कि काइंडली आप इस पर्सन को कन्फाइन कर लें और इस डिफ़ॉल्टर को 1 महीने के लिए जेल में रख दें, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है अरेस्ट और डिटेंशन का, वो किसी फ़ीमेल, अगर वो एरियर ऑफ लैंड में जो डिफ़ॉल्टर है वो फ़ीमेल है या माइनर है या लूनेटिक पर्सन है या इडियट पर्सन है तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो वारंट इशू हुआ है, ठीक है, डिफ़ॉल्टर के लिए सबसेक्शन 1 में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर वो जो पर्सन है उसने अपने एरियर्स पे कर दिए, डिफ़ॉल्टर मतलब जो डिफ़ॉल्टर है उसने अपने एरियर पे कर दिए या फिर उसने कुछ सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी कैसे देगा, या तो डिफ़ॉल्टर को जब रेवेन्यू ऑफिसर अपनी पर्सनल कस्टडी में रखता है वहाँ पे उसने कोई सिक्योरिटी दे दी कि भाई मैं जो एरियर ऑफ लैंड इस सिक्योरिटी फ़िलहाल आप रखें, मतलब कोई चीज़ गिरवी वो श्योरिटी के तौर पे देना, तो उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। या तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को दे दे या फिर वो जो है मतलब कलेक्टर के सामने जब पेश होता है तो कलेक्टर को दे दे, फिर उसको छोड़ा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 83 के ऊपर। अगर ये दोनों तरीके फर्स्ट एंड सेकंड काम नहीं करते तो थर्ड प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर एरियर ऑफ लैंड जो है वो पे नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर अनकट या अनगेदर्ड जो क्रॉप है डिफ़ॉल्टर की उसको अपने कब्ज़े में लेगा रेवेन्यू ऑफिसर और उसको मतलब सेल करेगा, ठीक है। जैसे अब मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, आपने ज़मीनों पे देखा होगा कुछ ट्रैक्टर होते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग मशीन्स होती हैं, कुछ ज़मीन की और भी चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे और वो उनमें से कोई भी चीज़ जो है रेवेन्यू ऑफिसर सेल करके अपने एरियर ऑफ लैंड को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। या फिर जो उसकी क्रॉप है उसको भी सेल कर सकता है। फॉर सपोज़ उसकी अभी क्रॉप का वो क्रॉप जो है उसकी कटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उस डिफ़ॉल्टर को वहाँ से निकाल के वहाँ पे खुद मतलब वो जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करेगा, कट करवा के वो जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा उससे एरियर ऑफ लैंड सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, वो रेवेन्यू कोर्ट की डिक्री के थ्रू ही होगा, अदरवाइज़ ऐसे ही रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक शर्त भी बताई जा रही है कि अगर जो ये इस सारी चीज़ें करने के लिए क्या होगा कि या तो मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा या फिर जो क्रॉप है उसको कट किया जाएगा, लेकिन अगर वो जो मतलब क्रॉप है उस पर्सन ने इसलिए रखी है कि वो आइंदा इससे कोई चीज़ उगाएगा। फॉर सपोज़ जो राइस होते हैं उनकी भी एक सीड्स होते हैं जो कि रखे होते हैं, फिर उनको क्या करते हैं वो ज़मीन में बो देते हैं, फिर वो राइस के लिए तैयार होती है। या फिर गंदम का इस तरह से होता है या फिर वो जो गन्ना है उसका भी इसी तरह से होता है। तो अगर वो उसने कल्टीवेशन के लिए वो सीड रखा हुआ है तो फिर उसका वो सीड ज़ब्त नहीं किया जाएगा, या फिर उसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब अभी जो क्रॉप है उसकी जो जो भी चीज़ें हैं वो डिफ़ॉल्टर और डिफ़ॉल्टर की फैमिली के लिए सर्वाइविंग है इस साल के लिए, तो फिर भी उसको नहीं सेल आउट किया जाएगा, ठीक है, ये शर्त है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग
अब अगर कोई जो है अपने एरियर ऑफ लैंड पे नहीं करता तो कलेक्टर क्या करता है, उसकी ज़मीन को किसी और जो उसके साइड में ही कोई ओनर होगा जिसने अपने लैंड जो एरियर से हैं उसको पे किया होगा, और फिर वो एग्री हो कि मैं इस ज़मीन के भी एरियर पे करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उस पर्सन को ये ज़मीन ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, ट्रांसफ़र की जाएगी उस सारे एरियर्स के बदले। तो अब ये जो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो कुछ कंडीशंस होंगी उसके तहत होगा, वो कलेक्टर जो है वो सेट करेगा। और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो स्पेसिफ़िकली जो मतलब ये रिकवरी होगी एरियर ऑफ लैंड की, उसी के लिए किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो इसी सूरत में होगा कि अगर जो तरीका मतलब हमने पहले देखा है BNC वो एप्लीकेबल ना हो रहा हो, तो फिर ही जो है ये तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। अब इसमें दूसरा बताया जा रहा है कि जो कलेक्टर है मतलब वो ट्रांसफ़र करेगा एक टेम्पररी पीरियड के लिए जो है लैंड ऑफ एरियर ऑफ लैंड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो मैक्सिमम 15 साल तक होगा। मीन्स किसी भी और लैंड ओनर को उसने जिस ज़मीन जो ट्रांसफ़र की है डिफ़ॉल्टर की, वो 15 साल के लिए होगी। या अगर ऐसा होता है कि वो जो पर्सन है मतलब जिसने ज़मीन को ले लिया है, अगर उसके सारे पैसे जो हैं बकाया जात जो भी हैं एरियर ऑफ लैंड जो भी उसने पे किए हैं, उसके अगर 15 साल से पहले पहले भी वो चीज़ें रिसीव हो जाती है, वो अमाउंट रिसीव हो जाती है, तो फिर क्या करा जाएगा, उस पर्सन को उसकी ज़मीन वापस दी जाएगी। अच्छा, जो कलेक्टर होगा वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कमिश्नर को इस ट्रांसफ़र के हवाले से। फिर कमिश्नर हो सकता है इस कंडीशंस को मॉडिफाई करे, या इवन वो इस ट्रांसफ़र को ही कैंसिल कर सकता है, तो ये कमिश्नर के हाथ में है। अब ये जो मतलब जिस पर्सन को ट्रांसफ़र की जा रही है ज़मीन, उसके पास सेम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि डिफ़ॉल्टर के पास पहले थी। ठीक है, या जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह होगा जैसे डिफ़ॉल्टर को मिलना था, इसी तरह से इसको मिलेगा। अब जो ट्रांसफ़र है जो कि टेम्पररी पीरियड के लिए किया गया है, उसका अगर टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो डिफ़ॉल्टर को वापस की जाएगी, या फिर अगर उसकी अमाउंट जो है सेटिस्फाई हो जाती है टाइम से पहले 15 साल से पहले, तो उसकी ज़मीन उसको वापस की जाएगी और उस पर फिर किसी किस्म का कोई भी जो है ओवर ड्यू नहीं रहेगा, किसी किस्म का कोई बकाया जात नहीं रहेगा, वो बिल्कुल फ्री होगी हर टैक्स से, हर एरियर से। ठीक है, अब 86 पे आ जाते हैं। अगर कलेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता अंडर सेक्शन 84 के, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी ज़मीन है जिस पे लैंड ऑफ रेवेन्यू या जो हम एरियर ऑफ लैंड कहते हैं वो अभी बकाया जात हैं या अनपेड है, तो कलेक्टर क्या करता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है लैंड को, या फिर वो ऐसा अपना कोई एजेंट अपॉइंट करता है कि वो उसको मैनेज करे। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं करता लेकिन उसको क्या करता है, मैनेज करता है टू सेटिस्फाई द एरियर ऑफ लैंड। अब यहाँ पे दूसरे क्लॉज में हमें सब सेक्शन में यही बताया जा रहा है कि कलेक्टर या जो अपॉइंटेड एजेंट होगा जिसने ये ज़मीन जो है अभी अपने कब्ज़े में ले ली है, इसको मैनेज करेंगे, तो ये जो भी चीज़ें हैं मतलब पहले जो डिफ़ॉल्टर था उनके दरमियान और उनके जो टेनेंट हैं उनके दरमियान जो भी चीज़ें हैं उनको उसी तरह से मैनेज करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी इस पे प्रॉफिट वगैरह होगा, मीन्स जो टेनेंट का हिस्सा है वो उस पर्सन को देंगे, और जो डिफ़ॉल्टर का है वो कलेक्टर खुद लेगा और एरियर ऑफ जो लैंड है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और उसके अलावा अच्छा, जैसे ही ये जो एरियर ऑफ लैंड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कलेक्टर क्या करेगा, उस डिफ़ॉल्टर को उसकी ज़मीन वापस कर देगा। अच्छा, इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम है जो कि लैंड से जनरेट हो रही है, या मैनेजमेंट या जो भी मतलब कॉस्ट वगैरह है, करंट जो लैंड रेवेन्यू है, या जो भी अदर ड्यूज़ हैं, वो बेसिकली
वो बेसिकली मीन्स कोई भी एरियर ऑफ लैंड इस दौरान होगा तो वो बेसिकली कौन पे करेगा, कलेक्टर पे करेगा, क्योंकि वही जो है इसमें से अपना प्रॉफिट ले रहा है। तो जो भी इनकम टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी ज़मीन के ऊपर खर्चा वगैरह जो भी, वो सारी कलेक्टर पे करेगा, और मतलब उसको मैनेज ही कलेक्टर कर रहा है। उसके अलावा अब ये जो अटैचमेंट होगी जो कि कलेक्टर या उसके एजेंट के थ्रू की जाएगी वो 5 साल के लिए होगी, ठीक है। और या तो 5 साल के लिए है, या जैसे ही उनके जो एरियर ऑफ लैंड है वो सेटिस्फाई हो जाएं फिर उस डिफ़ॉल्टर को उसकी ज़मीन वापस दी जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर फिर किसी किस्म का जो भी, अगर मतलब इस टाइम पीरियड में लैंड जो एरियर ऑफ लैंड है उसको सेटिस होने के बाद अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो पर्सन है मींस लैंड ओनर जो डिफ़ॉल्टर है उसको पे किए जाएंगे। अब सेक्शन 68 के ऊपर आ जाते हैं। ये बेसिकली जो है एनरोलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग के हवाले से है कि अगर कोई लैंड है उसके ऊपर जो एरियर ऑफ लैंड है उनको मतलब 1 साल हो चुका है तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी असेसमेंट को कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। उसकी असेसमेंट को कैंसिल किया जाएगा और उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उस असेसमेंट को कैंसिल करेगा और फिर अपने जो कलेक्टर है उस ज़मीन को होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद जो भी एरियर ऑफ लैंड है उनको पहले सेटिस्फाई किया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट कैंसिल की जाएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, अब ये जो असेसमेंट है जो कि यहाँ पे कैंसिल हो रही है वो ऐसी ज़मीन पर अप्लाई नहीं होगी अगर वो पहले से ही अटैचमेंट में है, यानी कलेक्टर के अंडर है या फिर कोर्ट ऑफ वार्स के थ्रू किसी और पर चीज़ में इंगेज है तो उस ज़मीन के ऊपर एन्योलमेंट नहीं होगी। अब इसका सबसेक्शन 3 हमें बेसिकली यही बता रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में एनरोलमेंट की जाएगी, असेसमेंट ऑफ एनरोलमेंट की जाएगी किसी ज़मीन की, तो कलेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रूवल के साथ उस ज़मीन को मैनेज करेगा, या उसको खुद मैनेज करेगा या एजेंट से मैनेज करवाएगा या उसको लीज़ पे दे देगा किसी पर्सन को, ठीक है। और कुछ टर्म्स और कंडीशन सेट करेगा, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें होंगी। फिर ये अरेंजमेंट जो है वो 10 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। मीन्स कलेक्टर 10 साल तक इस ज़मीन को या तो खुद रख सकता है या तो लीज़ पे दे सकता है या किसी और से मैनेज करवा सकता है, ठीक है। अब ये जो टर्म है उसके ख़त्म होने से पहले कलेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा न्यू असेसमेंट, ठीक है। जो भी रिमेनिंग टर्म है उस ज़मीन की उसके लिए न्यू असेसमेंट करेगा। अब यहाँ पे सबसेक्शन 5 हमें बेसिकली यही बता रहा है कि कलेक्टर जो मीन्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कलेक्टर क्या करेगा, न्यू असेसमेंट करेगा। तो लैंड ओनर अगर उसको रिफ्यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। अच्छा, अब ये जो नोटिस कलेक्टर रिसीव करेगा, ठीक है, फिर जो लैंड ओनर है वो रिफ्यूज़ कर रहा है असेसमेंट को, तो कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रूवल के साथ डायरेक्टली मैनेज करेगा उस लैंड को, या फिर लीज़ पे दे देगा जो भी टाइम पीरियड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा उस टाइम पीरियड तक, ठीक है, जो भी उनको सही लगता है। अब सब सेक्शन 7 हमें यही बता रहा है कि जो भी मतलब जो डिफ़ॉल्टर है उसने जो भी एग्रीमेंट किए होंगे इस लैंड के हवाले से इस पीरियड के दौरान, तो वो जो है वो कलेक्टर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, ना ही उसके एजेंट के ऊपर, ना ही उसके वो जो लीज़ पे जिसने ली है उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो ज़मीन है वो एन्योलमेंट ऑफ असेसमेंट में डील आउट की जा रही है कलेक्टर या उसके एजेंट के थ्रू। अब सेक्शन 88 पे आ जाते हैं। बेसिकली इसमें हमें सेल ऑफ होल्डिंग का बताया जा रहा है कि जब एरियर ऑफ लैंड जो है वो पे नहीं होती, ठीक है, और बाकी जो भी पहले तरीके बताए गए हैं वो सफिशेंट नहीं समझे जाते, तो फिर कलेक्टर क्या करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रूवल के साथ, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रूवल के साथ क्या करता है, उस चीज़ों को सेल आउट
मतलब सेल कर सकता है, उस लैंड को सेल कर सकता है रिकवरी ऑफ द एरियर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ऐसी ज़मीन की हम जो है फ़रोख्त नहीं कर सकते जो कि एरियर ऑफ लैंड उस दौरान हुए हैं जबकि वो किसी कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ वार्ड के पास थी, या अंडर अटैचमेंट थी, या मैनेज्ड हो रही थी डायरेक्ट कलेक्टर और समवन एल्स आफ्टर एन एनलमेंट असेसमेंट। ठीक है, तो वो जो है उसको सेल आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये तीनों ज़मीनें जो हैं जो कोर्ट ऑफ वार्ड के पास है, या अटैचमेंट के दौरान है, या मैनेज की जा रही है कलेक्टर के दौरान एज अंडर एनलमेंट ऑफ असेसमेंट में, तो फिर उस ज़मीन पे अगर कोई एरियर ऑफ लैंड रहते हैं तो फिर उसको भी हम सेल आउट नहीं कर सकते। या ये जो ज़मीन है इनके ऊपर इसी दौरान एरियर ऑफ लैंड हुए हैं तो फिर उनको सेल नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 90 जो है वो बता रहा है कि अगर उस ज़मीन पे प्रोसीडिंग नहीं होती जिस पे एरियर ऑफ लैंड है तो उस डिफ़ॉल्टर की कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एरियर ऑफ लैंड को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। किस तरह से? सबसे पहले अगर एरियर ऑफ लैंड जो है वो रिकवर नहीं हो पाते, ठीक है, जो भी प्रोसेस हमने पहले पढ़े उनके थ्रू, तो फिर यहाँ पे कलेक्टर जो है वो डिफ़ॉल्टर की कोई और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेगा। ठीक है, और लेकिन मसला ये है कि उस जो ज़मीन को होल्ड करेगा मीन्स और जो प्रॉपर्टी होगी उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्टर का पर्सनल इंटरेस्ट हो, मीन्स उसमें कोई और जो भी डीलिंग्स हो रही हैं जो कि लेजिटिमेट हैं या किसी और पर्सन का भी हिस्सा है, तो उस ज़मीन को जो है वो प्रोसीडिंग के लिए कलेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर सपोज़ दो भाई हैं, एक ने अपने एरियर ऑफ लैंड एक ज़मीन के पे नहीं किए तो दूसरी ज़मीन जो है उसके दूसरे भाई के साथ है, तो कलेक्टर उसकी ये ज़मीन जो इसके भाई के साथ है उस पे या किसी किस्म की प्रोसीडिंग जो भी हमने पीछे प्रोसेस पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उसके भाई का भी इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि उसने अपनी दूसरी कोई ज़मीन एग्रीमेंट पे दे दी है, मीन्स सेल आउट कर दी है, लेकिन अभी उसके पूरी रकम वगैरह नहीं हुई या कोई और एग्रीमेंट किया है तो उस ज़मीन को भी प्रोसीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो कलेक्टर है वो डिसाइड करता है प्रोसीड करने के लिए एक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कि लैंड के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या करेगा कलेक्टर? इशू करेगा प्रोक्लेमेशन और बताएगा कि ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है उसका कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसकी कोई भी मतलब चार्जिंग वगैरह या जो भी डिफ़ॉल्टर की चीज़ें हैं उसका ट्रांसफ़र या किसी किस्म का चेंज वगैरह इस प्रॉपर्टी में नहीं होगा क्योंकि इस पे प्रोसीडिंग होनी है। अब ये जो कलेक्टर है वो विड्रॉ करेगा, अपने प्रोक्लेमेशन को विड्रॉ कर सकता है अगर एरियर पे हो जाए या जो दो डिफ़ॉल्टर का इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में वो सोल्ड कर दिया गया हो। मीन्स जैसे दो भाइयों वाली मिसाल है तो ऐसा करें कि वो दोनों लैंड जो हैं अलग अलग हैं, तो उस भाई की जिसके एरियर ऑफ लैंड रहते हैं उसकी सोल्ड आउट कर दे, तो अब वो के मतलब जो कलेक्टर है वो अपने प्रोक्लेमेशन को विड्रॉ कर सकता है कि भाई अब ये जो प्रॉपर्टी है इस पर्सन की वो अब सोल्ड आउट हो सकती है क्योंकि हमने अपने एरियर ऑफ लैंड सेटिस्फाई कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफ़र या प्रॉपर्टी को जो हम गिरवी रखते हैं वो इस प्रोक्लेमेशन के बाद होता है या फिर जो विड्रॉल है उससे पहले होता है तो फिर उसको वॉइड कंसीडर किया जाएगा। अब इसका प्रोसेस बताया जा रहा है कि जो कलेक्टर है वो फॉलो करेगा सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, रिकवर एरियर ऑफ लैंड में क्या करेगा? सिमिलर प्रोसेस यूज़ करेगा जो भी उसको उस हिसाब से फ़िट लगता है, नेचर के हवाले से फ़िट लगता है। मीन्स हमने जो भी प्रोसेस पढ़े हैं उसमें से जो भी उसको फ़िट लगेगा वो उसी को एडॉप्ट करेगा। ठीक है।